नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का घटना चक्र के YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम आप लोगों को इकोनॉमी वाला सेगमेंट पढ़ाने वाले हैं और इकोनॉमी वाले सेगमेंट में आपको बताते चलूं कि घटना चक्र की जो बुक आई है जीएस सामान्य अध्ययन की पॉइंटर की, उस सामान्य अध्ययन के पॉइंटर में सारे सेगमेंट जो कोर सब्जेक्ट है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो या फिर अनदर कोई सब्जेक्ट हो, सारे चीजों का जो सार हो सकता है, चाहे वो पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन हो या फिर बीपीएससी में, आरओ में, यूपीएससी में, तो सारे क्वेश्चन को एक ही जगह रखा गया है सिस्टमैटिक ढंग से। तो उसी बुक को हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग इकोनॉमी वाला सेगमेंट जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास है, इसको डिस्कस करेंगे। आते हैं दोस्तों, इसको डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, इसमें आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास आते हैं भी। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इन दोनों टॉपिक को आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट के रूप में कि क्या कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं या क्या कुछ क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो आते हैं भाई, डिस्कस इसको करते हैं। आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं। ए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। इकोनॉमिक एक ग्रोथ होता है और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, जिसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं, और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एक संरचनात्मक अवधारणा है, एक विकासात्मक अवधारणा है, एक गुणात्मक अवधारणा है। आपको मैं बताते चलूं कि जितने भी विकास के सेगमेंट हो सकते हैं, उस विकास के सारे तथ्यों को जब शामिल कर दिया जाता है, आर्थिक विकास का वो अवधारणा दिखाई देती है हमको। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, जीवन प्रत्याशा हो, तकनीकी शिक्षा हो, कुशलता हो, या फिर जो है इथिकल वैल्यू हो, गुड गवर्नेंस हो, ये सब सारी चीजें, या इन्वायरमेंट हो, ये सब सारी चीजें जब हम शामिल करते हैं तो उसी को इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है, आर्थिक विकास कहा जाता है। लेकिन एक आर्थिक समृद्धि होती है, आर्थिक समृद्धि जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, वो क्या है? तो एक मात्रात्मक अवधारणा है। जैसे जीडीपी को जब हम मात्रा के रूप में दर्शाते हैं, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले 2023 का फर्स्ट क्वार्टर का जो यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, उसमें बताया गया कि 13.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रहा। तो कहीं ना कहीं वो जो है मात्रात्मक अवधारणा को दर्शाता है। पीसीआई को कहें हम तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। लेकिन आर्थिक विकास, जितने भी सेगमेंट हो सकते हैं विकास के, वो सब सारे सेगमेंट आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो पूंजी संचयन का हो, या तकनीकी सुधार हो, जनसंख्या में परिवर्तन का हो, विशेषीकृत श्रम विभाजन का हो, उद्यमशीलता हो, प्राकृतिक संपदा हो, ये सब सारी चीजें आर्थिक विकास के कारक के रूप में हमको जानी जाती हैं, या हम इसको जो है जानते हैं। ठीक ना दोस्तों। दूसरा क्या है? दूसरा ये कह रहा है कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। कब? 2024 में। आपको मैं बताते चलूं कि भारत एक ह्यूज इकोनॉमी वाला इंडिया एक ह्यूज इकोनॉमी वाला देश है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देश है, प्राकृतिक संपदाओं वाला देश है। अभी आईएमएफ के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। आईएमएफ के द्वारा कहा गया कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी को इंडिया क्रॉस कर चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि यूनेस्को के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें जो कहा गया कि 13.5% फर्स्ट क्वार्टर की जो रिपोर्ट आई है यूनेस्को की फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट में बताया गया कि 13.5% के हिसाब से 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो हमको दिखाई पड़ा। तो क्यों ना 2024 में जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा जाएगा। तो ये सब सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। भारत एक ह्यूज इकोनॉमी, एक बृहद प्राकृतिक संपदाओं वाला, एक बृहद युवा आबादी वाला देश है। 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। ये जो एनआईपी है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, इसको राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन भी कहा जाता है। यह जो है 2020 से लेकर 2025 तक इसका जो है अवधि है इस राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन की। आपको मैं बताते चलूं कि इसमें कई परियोजनाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे आवास को लेकर, जैसे शिक्षा को लेकर, जैसे स्वच्छ जल को लेकर, जैसे जो है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, जो 100 करोड़ से ऊपर की जो परियोजनाएं हैं वो भी शामिल की गई हैं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में। इसके अलावा जो
यहाँ रेलवे स्टेशन है, उन रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण ये सब सारी चीजें इस राष्ट्रीय पाइपलाइन के हिस्से के रूप में जोड़ी गई हैं। ठीक ना दोस्तों। और यह भी बताते हैं आपको चलो कि जो राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह जीवन को सुगम बनाना है, ईज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को बनाना है। इसीलिए इसको जो है हम कहीं ना कहीं इसको बेहतर तरीके से टारगेट कर रहे हैं। ठीक ना दोस्तों। आते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है, कह रहा है कि 29 अप्रैल 2020 को जारी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी वही है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। हमने बताया कि जीवन सुगमता का इसका प्रमुख लक्ष्य ही रखा गया था कि सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा देश में विश्वसनीय अवसंरचना उपलब्ध करवाना इस राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की अवधि तो ये तो हमने पहले ही देख लिया, 2020 से लेकर 2025 तक। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी क्या होता है, जब घरेलू सीमा के भीतर, जैसे जो भारत अपना है प्यारा सा भारत, इस भारत के घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा मैं आपको बता दूं, चाहे वो राजनीतिक सीमा हो या भौगोलिक सीमा हो या जो है समुद्री सीमा हो, ये सब सारी सीमाएं हम घरेलू सीमा के अंतर्गत लेते हैं। तो जब घरेलू सीमा के अंदर जो व्यक्ति निवास कर रहा है, उनके द्वारा किया गया जो उत्पादन होता है, उसका अंतिम और मौद्रिक जो मूल्य होता है एक निश्चित समय में, एक वित्तीय वर्ष में, उसी को हम जो है जीडीपी कहते हैं। ठीक ना भैया। तो कह रहा है कि इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना 3 प्रकार से की जाती है, एक आय विधि से, एक उत्पाद विधि से और एक व्यय विधि से। 3 विधियों से की जाती है, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। ठीक ना दोस्तों। तो ये हमने जीडीपी के बारे में जाना। एक जीएनपी भी होता है, एक जीएनपी भी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है कि जब देश के निवासियों के द्वारा देश की सीमा के भीतर और देश के बाहर जो भी उत्पादन किया जाए एक निश्चित समय में, उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीएनपी कहलाता है। तो खैर उसको आगे हम देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या है कि भारत की में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। क्या समस्या है, असंगठित क्षेत्र। ये भैया राष्ट्रीय आय में कई सारी चीजें शामिल की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एक औरत है, वह जाकर पोछा लगा रही है, तो उसके आय को शामिल नहीं किया जाएगा। आप अपने बगीचे से जाकर आम को तोड़कर खा ले रहे हैं, नहीं शामिल किया जाएगा उस आय को। जो उत्पादन आम का हो रहा है, जिसको आप खा रहे हैं, नहीं शामिल किया जाएगा। या फिर जो रेहड़ी पटरी पर लगाने वाली जो दुकानें हैं, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। जो असंगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र, उनको राष्ट्रीय आय में शामिल करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय में अगर गणना करने में कुछ समस्याएं होती हैं तो वो असंगठित क्षेत्र से होता है, संगठित क्षेत्र से नहीं होता है। समृद्धि की सीमा, ये क्या है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था क्लब ऑफ रोम द्वारा। ये क्या है भैया, ये समृद्धि की सीमा, समृद्धि की सीमा क्लब ऑफ रोम से रिलेट करता है। आपको मैं बताते चलूं कि क्लब ऑफ रोम की स्थापना 1968 में की गई थी। अलेक्जेंडर किंग के प्रयासों से, अलेक्जेंडर किंग के प्रयासों से 1968 में वो स्थापित किया गया था। यह क्लब ऑफ रोम जो है, यह एक अनौपचारिक और गैर लाभकारी संगठन है। खैर इसकी स्थापना तो रोम में की गई थी, लेकिन वर्ष 2008 में इसको स्थानांतरित करके स्विट्जरलैंड में कर दिया गया। ठीक ना दोस्तों। आपको यह मैं बताते चलूं कि 1968 में यह स्थापित हुआ। यहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर के लीडर आते हैं और मानवता पर जो भी संकट हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या फिर जो है आतंकवाद से संबंधित हो या फिर आपदाओं से संबंधित हो, जो भी संकट हैं उस पर डिबेट करने के लिए क्लब ऑफ रोम में बैठकें होती हैं। लेकिन आपको यह मैं बताते चलूं कि यह गैर लाभकारी संगठन है, यह अनौपचारिक संगठन है। यह जो भी रिपोर्ट जारी करता है जरूरी नहीं कि उसको लोग माने। ठीक ना। एक निर्देशात्मक है कि भैया जान लीजिए कि ये समस्याएं जो है पूरे पृथ्वी पर मानव पर पड़ रही हैं या पड़ने वाली हैं। ऐसा कुछ जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट 1972 में जारी की गई, जिसे कहा गया समृद्धि की सीमा। इसे कहा गया समृद्धि की सीमा। ठीक ना दोस्तों। यहीं से क्लब ऑफ रोम काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना और बार बार यहां से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो क्लब ऑफ रोम से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो लिमिट ऑफ ग्रोथ है, उस लिमिट ऑफ ग्रोथ मतलब कि जो है
समृद्धि की सीमा की अवधारणा कहां से ली गई है, कहां से है, तो संबंधित रखती है क्लब ऑफ रोम से। किसी देश की आर्थिक समृद्धि में सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। मैं आपको बताते चलूं कि एक प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, लेकिन एक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। अर्थशास्त्री अमित सेन ने कहा कि अगर भारत की दुर्दशा को जानना है, भारत के अच्छे लोगों की, जो गरीब हैं, उनकी अगर रियल में पहचान करनी है, तो आपको प्रति व्यक्ति वास्तविक आय जानना चाहिए। ठीक ना दोस्तों? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, जैसे मान लीजिए कि अभी औसत आय हमको पता होती है, प्रति व्यक्ति औसत आय पता होती है, लेकिन मैं कहूं कि मेरी आय आप जान लीजिए, अगर मैं गरीब हूं तो हमको आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट में शामिल करिए ना, समावेशी विकास में आप हमको शामिल कर लीजिए। फला व्यक्ति वह जो है 200 रुपया भी नहीं कमा पा रहा है, तो उसकी आय को अगर आप वास्तविक रूप से जान पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप उसको समावेशिता या समावेशी विकास में शामिल कर पाएंगे। तो उसी को हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की जब पहचान हो जाए, तो उसी के आधार पर हम जो है आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास या समावेशी विकास जो भी हासिल करना है, वो बेहतर से हम कर सकेंगे। ठीक ना दोस्तों? तो सबसे अच्छा मानक है किसी आर्थिक समृद्धि का, सबसे उपयुक्त मानक है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ना दिया हो, अगर प्रति व्यक्ति आय दिया हो, तो वो भी आंसर होगा, लेकिन सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का होगा। ठीक ना दोस्तों? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कह रहा है कि किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। देखिए यहां पर प्रति व्यक्ति आय से माना है, प्रति व्यक्ति अगर वास्तविक आय देता तो यहां पे वास्तविक आय। तो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, एक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से आया हुआ है, एक प्रति व्यक्ति आय से आया हुआ है। ठीक ना दोस्तों? फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय सकल उत्पाद जीएनपी, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट? अभी अभी हमने बताया कि देश के निवासियों के द्वारा, देश की सीमा के भीतर या देश के बाहर जो भी उत्पादन किया जाता है एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित समय में, तो उस उत्पादन का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसी को हम जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसी को राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन इसी को कहते हैं, इसी के माध्यम से किया जाता है। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय क्या है? एक देश की राष्ट्रीय आय किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष समय अवधि में, मतलब कि जो है एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य हैं, वही तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आय होते हैं। ठीक ना दोस्तों? आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी में तेजी से गिरावट आई है। महिलाओं की भागीदारी में श्रम में क्यों गिरावट आई है? महिलाएं पढ़ने लगी हैं, महिलाएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं, महिलाएं जागरूक हो गई हैं, तो महिलाएं क्यों अब श्रम में, क्यों घरेलू या गृहिणी स्तर पर ही वो काम करें? जायज है कि वो कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर जो है शिक्षा के दूसरे जो है आयाम को तय करके जो है रोजगार के दूसरे आयाम पर जाने का प्रयास करेंगी। ऐसे में पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। तो आप देखेंगे कि एक तो यह भी कथन सही है, दूसरा यह भी कथन सही है, और इस कथन को आर जो है पूरी तरह फुलफिल कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। तो आपका मतलब कि जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की जो है स्पष्ट व्याख्या करता है, ऐसा कुछ आपका आंसर होगा। भारत में निर्भरता अनुपात जो डिपेंडेंसी रेशियो है ये घट रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि जो डिपेंडेंसी रेशियो होता है, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं या 59 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं, उनको मतलब कि उनको निर्भर रहना पड़ता है दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। भाई 15 साल से बच्चा कम होगा तो ना वो तो जॉब कर पाएगा, अभी तो वो पढ़ाई के सिचुएशन में है, तो जायज है कि अपने माँ बाप या अपने परिवार या समाज के ऊपर वो निर्भर होगा। वहीं पर जो बूढ़ा व्यक्ति है 60 साल से ऊपर, मतलब कि 59 साल के बाद, 60 साल के बाद जो है वो सीनियर सिटीजन में आ जाता है, एक जो है बुढ़ापे की अवस्था में आ जाता है, तो उसकी निर्भरता दूसरे पर बढ़ जाती है। लेकिन जो 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग हैं, विश्व में सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन देखी जाए, जनसंख्या देखी जाए, युवा आबादी की जनसंख्या देखी जाए, तो भारत में है, वह भारत में है। तो जायज है कि अगर इस एज की ड्यूरेशन की, इस एज की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, तो जायज है कि निर्भरता कम होगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है। ठीक ना दोस्तों? आते हैं नेक्स्ट।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मैं आपको बताते चलूं कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है यह मांग और पूर्ति पर आधारित होती है, मांग और पूर्ति पर आधारित होती है, यह लाभ पर आधारित होती है, यह बाजार प्रणाली पर आधारित होती है, यहां के भौतिक संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। वहीं समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में जो भौतिक संसाधन होते हैं, इन भौतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य इन भौतिक संसाधनों का समान वितरण अपनी जनता में, अपने नागरिकों में करते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। लेकिन भारत एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है, मतलब कि पूंजीवादी में जो निजी प्लेयर हैं और जो सार्वजनिक प्लेयर, मतलब कि राज्य, मतलब कि सार्वजनिक प्लेयर और निजी प्लेयर को जब दोनों को मिला करके कोई अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और साथ ही साथ निजी क्षेत्र विद्यमान होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहां पर निजी प्लेयर भी हैं, राज्य भी है और प्राइवेट प्लेयर भी हैं, दोनों साथ साथ इकोनॉमी को ग्रोथ करते हैं, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में भाग लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वह जो है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। आपको यह बताते चलूं कि 1991 में उदारीकरण लाया गया और उदारीकरण के पश्चात जो इंडियन इकोनॉमी है अब धीरे धीरे यह शिफ्ट हो रही है पूंजीकरण, पूंजीवादी देश की तरफ, कैपिटल इकोनॉमी की तरफ। ठीक ना दोस्तों? खैर उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है ए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक ना भैया? आते हैं नेक्स्ट। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। श्रम अधिक वाली, भारत सबसे युवा आबादी वाला देश है, भारत में श्रम की अधिकता सबसे ज्यादा है, तभी तो एफडीआई आती है, आसानी से वर्करों को पा जाती है। ठीक ना? तो भारत एक श्रम आबादी वाला, सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला, तो जायज है कि श्रम अधिकता तो होगी ही इस अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय है, बृहद बेरोजगारी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तो ये तीनों चीजें हैं। कृषि की प्रधानता है, कृषि की प्रधानता देखिए जीडीपी के हिसाब से कृषि की प्रधानता नहीं है। जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो एग्रीकल्चर की भूमिका जो जीडीपी में है वो 18% के ही लगभग है, लेकिन जो पॉपुलेशन है इसमें संलग्न पॉपुलेशन है वो लगभग 55% है। इसीलिए कृषि की प्रधानता को हम डिनोट करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में। न्यून प्रति व्यक्ति आय है, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है बहुत कम है, इसीलिए ये भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता का लक्षण दिखाई पड़ता है। बृहद बेरोजगारी का स्तर है, क्योंकि देखिए यहां पे तकनीकी शिक्षा नहीं है, कुशलता नहीं है, सो यहां पर जो बेरोजगारी होगी वो बृहद होगी। ठीक ना? भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित श्रेणी में दर्शाने वाली विशेषताएं, विकासशील श्रेणी में, अभी तो विकसित हुआ ही नहीं अपना देश। हालांकि मोदी जी डिमांड कर दिए, एक जो है अपना घोषणा कर दिए हैं कि आने वाले समय में हम लोग विकसित होने वाले हैं। ठीक है ना भैया? खैर विकासशील अभी हम अर्थव्यवस्था है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी को कौन सी विशेषताएं दर्शा सकती हैं? एक तो कृषि मुख्य व्यवसाय के रूप में हो सकता है, प्रचंड बेरोजगारी हो सकती है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। ये प्रचंड बेरोजगारी क्या है? मतलब कि अगर एक बिस्सा खेत में 2 लोग जो उत्पादन करते हैं, उसी एक बिस्सा खेत में अगर 5 लोग चले जाएं तो जितना उत्पादन हो रहा था उससे ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। मतलब कि जो 4 लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं खेती करने के लिए, उनकी सीमांत जो उत्पादकता होगी वो शून्य होगी। इसी बेरोजगारी को प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, मानव पूंजी, अच्छा एक मानव पूंजी सूचकांक भी जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक जो है मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी जारी किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI। और आपको बताते चलूं कि 180 देशों में भारत का 116वां स्थान है। इसमें शामिल क्या किया जाता है? मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी शिक्षा से बनी होती है। शिक्षा इसका आयाम होता है, इसका आयाम स्वास्थ्य होता है, इसका आयाम जीवन प्रत्याशा होती है, जीवन प्रत्याशा, ये सब सारी चीजें मिलके एक मानव पूंजी को आगे बढ़ाती हैं। ठीक ना दोस्तों? लेकिन इसकी निम्न गुणवत्ता है,
तो यही तो मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील श्रेणी को दर्शाने वाली विशेषताएं कहलाती हैं। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अल्प विकसित होने का कारण क्या है। अल्प विकसित होने का कारण एक तो आय की असमानता, असमान वितरण। आपको जब अनुच्छेद 39 बी और सी पढ़ेंगे तो संविधान में जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य भौतिक संसाधनों का सम वितरण करेगा, केंद्रीकरण नहीं करेगा। लेकिन जो डीपीएसपी है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब कि राज्य इसको लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो भौतिक संसाधनों का सम वितरण ना होकर असमान वितरण हो जाता है। ठीक ना भैया। जायज है कि मैं आपको कुछ रिपोर्ट बताता हूं। ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम रिपोर्ट। इस ऑक्सफैम रिपोर्ट से भी आय असमानता का पता चलता है। एक वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक असमानता रिपोर्ट, वैश्विक असमानता रिपोर्ट। इस असमानता के रिपोर्ट के माध्यम से भी आय असमानता का पता चलता है। जैसे मेरी आय 1000 रुपया है और अगले की जो आय है वह 50 लाख रुपया है, तो आय असमानता हुई कि नहीं। एक भारी आय असमानता हुई। कोविड के दौर में तो ये आय असमानता और बृहद जन्म ले लिया। ठीक ना। तो अच्छा 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना आई थी, सामाजिक आर्थिक जनगणना में कहा गया कि जो शीर्ष 1% जनसंख्या है, शीर्ष 1% जनसंख्या टोटल आय का 51.5% के करीब उनका अधिकार है। तो ये आय असमानता ही तो है ना भैया। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का कारण सबसे बड़ा है आय असमानता। उच्च निर्भरतावादी, मतलब कि 30 साल तक हो जाएंगे फिर भी अपने पिता के ऊपर वो निर्भर रहेंगे। ठीक ना। इसके कई कारण है, खैर इसको नहीं माइंड नहीं लेना है। लेकिन मैं बताऊं कि जो उच्च निर्भरता है भारत में, एक काफी खराब चीज है। अभी मैं बताया कि 15 से लेकर 59 साल के लोग ज्यादा हैं, तो यहां से 15 से 59 साल तक ये कार्यशील जनसंख्या है, जो अपने कार्यशील मतलब कि कार्यों को कर सकती है, पैसे कमा सकती है, रोजगार में लिप्त हो सकती है। लेकिन इनकी भी कहीं न कहीं 25 से 30 साल तक इनकी निर्भरता बनी रहती है। सो उच्च निर्भरतावादी अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। भारी जनसंख्या का भारी दबाव। जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, विश्व की नंबर 1 जनसंख्या हो गई है सबसे ज्यादा के मामले में। चाइना को भी पीछे हमने छोड़ दिया है। तकनीकी कौशल की कमी या उच्च बेरोजगारी, ये सब सारी चीजें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित होने का कारण है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है क्या। प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न आश्रितता अनुपात और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल का होना। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में मैंने बताया कि लगभग 55% जनसंख्या इन्वॉल्व है। ठीक है ना। लेकिन जीडीपी में मात्र 18% के आसपास ही उसका योगदान है। सो कह सकते हैं कि ये जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में ये सब सारे सेगमेंट शामिल होंगे। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व हैं। एक आर्थिक तत्व होता है, एक अनार्थिक तत्व होता है। आर्थिक तत्व वे तत्व होते हैं जो आय को बढ़ा सकें, जो उत्पादन को बढ़ा सकें, चाहे वो श्रम बल हो, चाहे जो है प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो जो है पूंजी उत्पाद अनुपात हो, या फिर आपका जो है अनदर कोई घटक हो, संगठक हो। ये सब सारी चीजें जो है आर्थिक तत्व में आती हैं, जो आय जो उत्पादन को बढ़ाती हैं। लेकिन कुछ जो है अनार्थिक तत्व होते हैं जिसका उत्पादन, जिसका आय से विशेष जो है मतलब नहीं रह जाता। उसको हम सामाजिक घटक कह सकते हैं, उसको धार्मिक घटक कह सकते हैं, राजनीतिक घटक कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटक कह सकते हैं, या वैज्ञानिक घटक कह सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आया था, एक क्वेश्चन काफी अच्छा था, एक अनार्थिक और आर्थिक घटकों की पहचान को लेकर आया हुआ था। आर्थिक सुधारों में द्वितीय प्रजनन, सेकेंड जनरेशन में सरकार के द्वारा चिन्हित किए गए हैं। इसमें तेल क्षेत्र में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में सुधार, ये सेकेंडरी जनरेशन या सेकेंड जनरेशन में सरकार के द्वारा कुछ सुधार चिन्हित किए गए थे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में चालू कीमतों पर निम्नलिखित राज्यों का प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अवरोही क्रम
देखिए सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति आय को देखा जाए तो वह गोवा की है, सबसे ज्यादा भारत में प्रति व्यक्ति आय। और सबसे कम जो है प्रति व्यक्ति आय वह बिहार की है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय। लेकिन जो ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये दिया था, तो सबसे ज्यादा उसमें महाराष्ट्र की है, फिर गुजरात की है, फिर पंजाब की है, फिर उत्तर प्रदेश की है। ये पर कैपिटा इनकम है। ठीक ना भैया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। कहां की है? बिहार की 45,071 रुपया है यहां की। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारतीय राज्यों में औसत प्रति व्यक्ति आय 2019-20 सर्वाधिक थी। कहां पे? गोवा में थी। गोवा में। ये आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए। गोवा, बिहार तो ये तो हमेशा आपको याद ही रखना चाहिए। ठीक ना। बाकी भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है। इसके लिए कारण जिम्मेदार हैं। कारण कौन से जिम्मेदार हो सकते हैं कि मतलब कि भारतीय जो ग्रामीण क्षेत्र, जो रूरल क्षेत्र है, वह जो है अर्बन क्षेत्र से क्यों पिछड़ा हुआ है? तो पहला कारण है किसानों की निरक्षरता, दूसरा कारण है वैज्ञानिक कृषि का नगण्य ज्ञान, तीसरा कारण है विनिर्मित उत्पादों की तुलना में जो प्राथमिक उत्पादक हैं उनका मूल्य कम होना, और उद्योगों की तुलना में कृषि में कम निवेश का होना। एक किसान बेचारा अगर आलू का उत्पादन करता है तो किसी उद्योगपति को या किसी व्यापारी को बेचता है तो मुझे लग रहा है कि 4 रुपया किलो से ऊपर नहीं बेचता होगा। लेकिन 4 रुपया किलो, मैं आपको बता दूं कि एक 10 रुपए का चिप्स जो होता है उसमें 25 ग्राम मात्र चिप्स होता है और 10 रुपया वो ले लेता है। तो ये मीडिएटर की पूरी फायदा, जबकि वो जो किसान को लाभ मिलना चाहिए लेकिन किसान को वो लाभ नहीं मिल रहा है। वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के जो उद्योगपति हैं उनको वो लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी आय तो कम होगी ही, नो डाउट। ये सारी चीजें आप जो है कारण बता सकते हैं। ठीक ना भैया। आते हैं, देखिए ये सब क्वेश्चन आईएएस में पूछे गए थे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आईएएस के जो क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है। इसका प्रमुख कारण है उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ये क्या है? कोर। ये क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, मतलब कि कितना हमने निवेश किया और कितना उत्पादन किया। मान लीजिए कि हमने 100 रुपए का निवेश किया और उत्पादन हमारा 85 रुपए का रहा तो यह 2 रुपया। अगर इस कोर का मान, इस उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, मतलब पूंजी उत्पाद अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशियो इसे कहा जाता है, इस कोर का मान अगर 1 से ऊपर होगा तो मतलब अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। अगर 1 से डाउन होगा तो धीरे धीरे वो अर्थव्यवस्था के लिए सही होता है। मतलब कि हमने 100 रुपए का उत्पादन निवेश कर दिया लेकिन हमारा उत्पादन 85 रुपए का हुआ तो ये जो है 2 आ रहा है, जायज है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए नहीं सही है। अगर मान लीजिए कि ये उत्पादन हमारा 200 रुपए का होता, निवेश हमने 100 रुपए का किया होता तो कितना आ जाता? तो जो है जायज है कि यहां पर आपका 0.5 आ जाता। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था अब सही दिशा में जा रही है। ठीक ना भैया। तो कैपिटल आउटपुट जो रेशियो है इसका उच्च अनुपात है, मतलब कि 1 से ऊपर है, और जब 1 से ऊपर होगा तो जायज है कि कहीं ना कहीं वो प्रति व्यक्ति आय में या इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट में समस्या क्रिएट करेगा। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, ये तो आप जानते ही हैं कि जनसंख्या वृद्धि की भारत में ऊंची दर है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति की निम्नता के कारणों में शामिल है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक ना भैया। साहसीपन का अभाव, इसका भी पर्याप्त अभाव है। अपर्याप्त अधोसंरचना, मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होती है यदि उस देश में होता है क्या? पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण होगा तो जायज है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही। आर्थिक समृद्धि तो पूंजी निर्माण से ही डिपेंडेबल होती है पूरी तरह। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट। भारत में बचत और पूंजी निर्माण में ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम है। अगर मैं कहूं कि ये जो पूंजी उत्पाद अनुपात है इसका अधिक होना, अभी मैं बताया कि कैपिटल आउटपुट जो रेशियो होता है, मतलब हमने जो निवेश किया और जो उसका उत्पादन है, उसका उत्पादन मान लीजिए कि निवेश हमने वही 100 रुपए का किया और उत्पादन 85 रुपया हो पाया
तो मतलब कि यह जो मान होगा, अगर कोर का मान 1 से अधिक आता है कोर का मान, तो कहीं न कहीं वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा, या समृद्धि दर के लिए ठीक नहीं होगा, या जो है इकोनॉमिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए ठीक नहीं होगा। तो जब भी कोर का मान या पूंजी उत्पाद अनुपात का मान अधिक होगा तो वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण है। तो यही कम होने का कारण है श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है भारत में, प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये लक्षण नहीं है भारत में। ठीक ना भैया, आते हैं नेक्स्ट क्या है कि भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, पर कैपिटा इनकम में धीमी वृद्धि के मुख्य कारण उत्तरदायी हैं। एक तो जनसंख्या में वृद्धि है, दूसरा मूल्यों में वृद्धि है, मूल्यों में भारी वृद्धि के साथ ही कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भी धीमी गति, ये जो है कहीं न कहीं आपकी पर कैपिटा की जो वृद्धि है उसके लिए जो है कहीं न कहीं जिम्मेदार है। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, क्या है, सी क्या है, सी ये उपभोक्ता निवेश है, इसको उपभोक्ता निवेश कहते हैं, उपभोक्ता निवेश। आई क्या है, इसको निवेश व्यय कहते हैं, निवेश व्यय। जी क्या है, सरकारी खर्च है, सरकारी खर्च। और यक्स क्या है, यक्स एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा भारतीय जो विदेशों में जाकर काम कर रहा है, वहां से जो पैसा मिला, और एक ऐसा विदेशी जो भारत में काम कर रहा है उसका जो धन है, अब यहां से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त भारतीयों का धन और माइनस जो भारत में विदेशी काम कर रहे हैं इनको घटाया जाएगा, तो हमको निवल विदेशी आय प्राप्त होगी, निवल विदेशी आय प्राप्त होगी। तो इनको जब जोड़ा जाता है तो यही एक खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक ना भैया, यदि दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय, अरे आपकी आय 2 रुपया बढ़ जाए और किसी वस्तु का दाम भी 2 रुपया, तो आय तो अपरिवर्तित होगी, जायज है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1967-68 में ही बता दिया गया था कि भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है वह 20 रुपया है। ठीक ना दोस्तों, BKRB राव, इनको भी आपको जानना चाहिए, BKRB राव, इन्होंने 1931-32 में राष्ट्रीय आय की गणना की और बताया कि 62 रुपया इन्होंने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बताया। सबसे पहले इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की, तो इनको भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये तो क्वेश्चन ऊपर ही आपने पढ़ लिया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। आपको यह भी बताते चलूं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना मतलब कि 1956 से लेकर 1961 तक जो चली, उसी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक ना दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा। तो आपको यह बताते चलूं कि CSO जो पहले करता था और NSSO, इन दोनों को जोड़ करके अब NSO बना दिया गया है। ठीक ना भैया, तो अब इसके द्वारा जो है, जैसे अभी 2 दिन पहले जो है 2023 की फर्स्ट क्वार्टर की GDP ग्रोथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, GDP ग्रोथ, और बताया गया कि 13.5% विश्व की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक ना भैया, तो अब NSO जारी करता है, जो पहले CSO जारी करता था। तो भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम करता था भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अब तो ये CSO कर रहा है।
नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर 2011-12 कर दिया गया है। ठीक ना भैया, आते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय आय के लेखांकन में आधार वर्ष है, तो आधार वर्ष किसी वास्तविक जीडीपी की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग करके वास्तविक जीडीपी की गणना किया जाए, ये आधार वर्ष आपका होगा। तो आधार वर्ष 2011-12 है, इसको आप लोग जानते रहिएगा। वर्तमान 2015 में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान आधार वर्ष पर प्रयुक्त हो रहा है। किस पर? 2011-12, यही तो आधार वर्ष है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण इतने समय संभाल रही हैं वित्त मंत्रालय। सैद्धांतिक रूप से आर्थिक विकास की संकल्पना की जाती है तो ध्यान में रखा जाता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो ये सब सारी चीजें जो है आर्थिक विकास में संकल्पना में रखी जाती हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार होता है, सुना जरा, अगर हम कुजनेट्स वक्र को थोड़ा सा दर्शाएं तो जो आकार होगा कुछ ऐसा होगा। मतलब कि अगर इसको हम जीडीपी, अगर इसको हम, एक तो पर्यावरणीय क्षति है, एक तो देखिए इसको हम जीडीपी मान लें और यहां पर पर्यावरणीय क्षति मान लें। पर्यावरणीय क्षति मतलब कि जीडीपी पहले बढ़ती है तो पर्यावरणीय क्षति इतनी रहती है, जीडीपी फिर इतनी, फिर इतनी। मतलब कि जीडीपी जब बढ़ती है तो पर्यावरण क्षति भी बढ़ती है, लेकिन एक स्तर तक जब जीडीपी बढ़ती है तो पर्यावरणीय क्षति जो है एक स्तर तक ही बढ़ती है, उसके बाद पर्यावरणीय क्षति अपने आप कम होने लगती है। ठीक ना भैया? तो उल्टा, ए उल्टा यू होगा, उल्टा यू, ए वाला उल्टा आकार का यू। आते हैं नेक्स्ट। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथन, इसे जनमुख होना चाहिए, मतलब कि जनता की ओर उन्मुख होना चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर की जो बचाव है, जैसे आरसीईपी आपने देखा, आरसीईपी से भारत सरकार ने अपने आप को बैकफुट कर लिया, चूंकि भारत की जो जनसंख्या थी, इस भारत की जनसंख्या में कहीं न कहीं अहित छुपा था। इस आरसीईपी का अगर समझौता करती सो नहीं किया गया। ठीक ना भैया? फिर आते हैं, यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर होना चाहिए, यह अमर्त्य सेन ने कहा था। फिर हिंदू समृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय जीडीपी से। एक्चुअली एक राजकृष्ण, इन्होंने 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और कहा कि जो भारतीय परंपराएं, जो हिंदू परंपराएं हैं, वह हिंदू परंपराएं विकास के अनुकूल नहीं है, मतलब कि विकास को प्रश्रय नहीं देती हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो इसका जो है हम संबंध इससे लगाते हैं, जीडीपी से या राष्ट्रीय आय से। तो भारत की अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है। जो भी अर्थव्यवस्था $12,535 से अधिक होगी, विकसित होगी, उससे नीचे विकासशील या अल्प विकसित जो भी है वो श्रेणी चलती रहती है। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। ठीक ना भैया? आते हैं नेक्स्ट। वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो 1991 में एलपीजी मॉडल लाया गया था, उतने समय मनमोहन सिंह के प्रयासों से एलपीजी मॉडल। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, वही औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो लाइसेंसों में बदलाव किया गया था। भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों के बाद भी लाभांश वैसा ही बना रहने का एक कारण क्या है? निवेश में प्रतिमान का पूंजी प्रधान उद्योगों की दिशा में प्रमुख उन्मुख होना। फिर भारत में अपनाई गई आर्थिक नीति के दो
घटकों, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में सही कथन एक संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद प्रक्रम है, और जबकि जो स्थिरीकरण है यह त्वरित अनुकूलन प्रक्रम है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, तो इनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। 1991 में जो एलपीजी मॉडल लाया गया था, इन्हीं के पूरे से सहयोग से लाया गया था। ठीक ना भैया। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर ग्रामीण विकास, कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख में से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से। तो ये इतना है। तो दोस्तों, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया इकोनॉमी में। दूसरा टॉपिक है सतत आर्थिक विकास। अब इसको सतत आर्थिक विकास में क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं जरा कि क्या क्वेश्चन है भाई। तो सतत आर्थिक विकास में है पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन ये क्या होता है, मैं आपको बताते चलूं कि एक सांस्कृतिक प्रबंधन होता है और एक पर्यटन होता है, एक पर्यावरण होता है। लेकिन सांस्कृतिक अखंडता को बनाकर रखने के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बनाकर रखने के लिए इस कदर इन दोनों को ध्यान में रखा जाए कि पर्यटन को बढ़ाने पर इनका कोई नुकसान ना हो। कुल मिला जुलाकर पर्यटन को जब बढ़ाना हो तो पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता को ध्यान में रखकर उसको बढ़ाया जाए, ठीक ना, ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन या पर्यावरण का प्रबंधन करना, ये आपका पोषकीय या पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है। जून 2021 में नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी, इसको एसडीजी कर लीजिए, इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 के अनुसार शीर्ष 5 राज्य हैं। तो ये एसडीजी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको मैं बताते चलूं कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिसमें गरीबी दूर करना, भूखमरी दूर करना, स्वास्थ्य के स्तर को मेंटेन करना, शिक्षा, ये सब सारी चीजें, पर्यावरण, सारी चीजों को ध्यान में रखकर 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए और कहा गया कि वर्ष 2030 तक सभी देशों को इन 17 विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ठीक ना भैया। तो ऐसे में हर एक देश लगभग अपनी रिपोर्ट जारी करती है कि कितना कुछ अपने एरिया में या राज्यों में डेवलपमेंट हुआ। तो ऐसे में जो नीति आयोग है, वह नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट जारी करती है, और रिपोर्ट जारी करती है तो उसको पता चलता है कि कौन सा राज्य इन लक्ष्यों को हासिल करने में कितना कुछ प्रयास कर रहा है। तो केरल फर्स्ट नंबर पे है, और हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ये सेकंड नंबर पर संयुक्त रूप से आए थे। मैं आपको बता दूं कि 75 नंबर इसका आया था केरल का, और 74 नंबर दोनों का संयुक्त रूप से आया था। फिर आंध्र प्रदेश और गोवा का है। ठीक ना भैया। तो एक एक क्रम है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रिपोर्ट जारी की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूछे तो उसको सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। भूलना नहीं है, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी में भारत 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता, इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। किससे रिलेट करता है, एसडीजी 6 से। अब जैसे गरीबी, जैसे एसडीजी 1 में क्या है, एसडीजी 2 में क्या है, एसडीजी 3 में क्या है, एसडीजी 4 में क्या है, एसडीजी 5 में क्या है, एसडीजी 6 में क्या है। ऐसे क्वेश्चन करके पूछा गया है कि एसडीजी 6 किससे रिलेट करता है। तो एसडीजी जो 6 है वह स्वच्छता और स्वच्छ पेय जल से रिलेट करता है। एसडीजी 1 क्या है, गरीबी को दूर करना है। एसडीजी 2 क्या है, भूखमरी को दूर करना है। एसडीजी 3 क्या है, स्वास्थ्य स्तर को जो है बेहतर करना है। एसडीजी 4 क्या है, शिक्षा के स्तर को बेहतर करना है। एसडीजी 5 क्या है, लिंग समानता को स्थापित करना है। ये ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जाता है। अब की बार जो पीसीएस का एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया यूएनडीपी के द्वारा 1990 में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। आपको बताते चलूं कि वर्ष 2020 का जो लेटेस्ट रिपोर्ट इसका है उसमें भारत को 131वां स्थान मिला है 189 देशों में। ठीक ना भैया। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी, जो प्राइवेट पार्टनरशिप
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये जो होता है पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्विलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति के अध्यक्ष इसके बी केलकर थे। बी केलकर इसको कर लीजिएगा, बी केलकर, ठीक है भैया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रयुक्त प्रचालन है। प्रचार मतलब कि इसके आयाम क्या क्या हैं, क्या क्या आयाम इसमें शामिल किए जाते हैं, प्राचल क्या क्या आयाम शामिल किए जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है। टोटल 146 देशों में 135वां भारत का स्थान है, ठीक ना भैया। आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, ये सब सारी चीजें इसमें जारी की जाती हैं। इसका आयाम के आधार पर यह जो है रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स में शामिल 4 संकेतक हैं, पोषण है, उत्तरजीविता है, शिक्षा है और टीकाकरण है। जनवरी 2021 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष स्तर पर, अभी देखिए रिपोर्ट को मैं अपडेट किया तो अभी यही रिपोर्ट है, नई रिपोर्ट नहीं आई है, तो उसमें कर्नाटक है। यह जारी कौन करता है, भारत नवाचार सूचकांक, तो इसको जारी करता है नीति आयोग। नीति आयोग, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, भारत में सतत विकास लक्ष्यों SDG के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है, तो ये नीति आयोग, उसको आपने पढ़ा ही पहले। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत, ये संपोषणी विकास, ये धारणीय विकास, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि हम इस कदर अपने भौतिक संसाधनों का प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। ऐसे विकास, ऐसे जो है लक्ष्यों को हम जो है सतत विकास जो है लक्ष्य, या फिर जो है धारणीय विकास, या फिर संपोषणी विकास कहते हैं, ठीक ना भैया। धारणीय विकास भावी पीढ़ी के अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के समर्थ में समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है, धारणीय क्षमता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, सतत विकास का आधार पर्यावरणीय दृष्टिकोण रखता है। सतत विकास वही धारणीय विकास, ठीक है ना, धारणीय विकास। सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की का जो है आर्थिक विकास किया जाए, तो वही जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर पूछ रहा है। आर्थिक विकास अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता की घटना है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में। तो धारणीय विकास से चीजें ही संबंधित रिलेट करती हैं ये सब। मानव पूंजी, मानव पूंजी में क्या क्या आ सकता है, स्वास्थ्य आ सकता है, शिक्षा आ सकती है, जीवन प्रत्याशा आ सकती है। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है कुशलता में विकास। तो जायज है कि शिक्षा जिसकी होगी, स्वास्थ्य जिसका होगा, जीवन प्रत्याशा जिसकी अच्छी होगी, तो वह जायज है कि कुशलता में विकास तो होगा ही। एक संकल्पना के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिसके द्वारा देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर, क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है तथा अगोचर धन और संचय हो पाता है। ये आपका मानव पूंजी से संबंधित। फिर क्या है, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। तो ये जो ऊंची पूंजी उत्पादन अनुपात है, कोर हमने बताया, कैपिटल आउटपुट रेशियो की मतलब कि जो है जो आप निवेश कर रहे हैं, इस निवेश में जो आपका उत्पादन होना चाहिए, 100 रुपए का आपने निवेश किया तो 100 रुपए का उत्पादन नहीं हुआ बल्कि 85 रुपए का हुआ, तो अगर इसको काटेंगे तो 2 आएगा। मतलब कि 1 से अधिक अगर मान आता है कोर का, तो वह जो है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात कहलाता है, वो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होता है। निरपेक्ष व प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर के संकेतक नहीं है यदि निर्धनता और बेरोजगारी दर में वृद्धि हो। मानव विकास सूचकांक SDI सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण क्या है, SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा व स्वास्थ्य व घनिष्ठता के साथ
अंतर संबंधित है। तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और एक दूसरे की अच्छे से व्याख्या भी करते हैं। तो ऐसा कुछ आपका ऑप्शन होगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर या जीवन प्रत्याशा। देखिए, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अगर राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, नीति आयोग के द्वारा। और सबसे ज्यादा अगर बहुआयामी इतने समय गरीब राज्य कहा जाए भारत में तो बिहार है, बिहार है, ठीक ना भैया। और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वैश्विक बहुआयामी गरीबी या निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है। इसको यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। 109 देशों में 66वां स्थान है भारत का, एक कुछ ऐसा है। आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था वर्ष 2011-12 में, ठीक ना भैया। मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं। समावेशी शासन, समावेशी मतलब कि हर एक वर्ग का व्यक्ति, चाहे जिस जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय का हो, जब उसको शासन में समान सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसी को हम समावेशी शासन कहते हैं। समावेशी शासन से तात्पर्य तो समाज के सभी वर्गों का समान रूप से जो है शासन में प्रदत्त सुविधाएं प्रदान की जाएं, तो वही समावेशी शासन है। हाल में बीते दिनों में चावल के मूल्य को प्रभावित करने की जो नीतियां हैं या कारक क्या जिम्मेदार हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, सरकार के द्वारा व्यापार एवं भंडारण करना, भंडारण कर दिया जाएगा तो जायज है कि उसके मूल्य के पर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, या उपभोक्ता को सहायकी मतलब कि जो सब्सिडी दी जाती है उपभोक्ताओं को, तो ये सब सारी चीजें उसके मूल्य पर इंपैक्ट डालेंगी। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पुनः नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ आएंगे इस घटना के यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।